एक स्ट्रीट पर 5 घर हैं। पड़ोसियों की महीने की कमाई है 30,000, 32,000, 35,000 और 38,000 रुपीस। सब लगभग एक जैसे। और आखिरी घर में एक फिल्म स्टार रहता है, कमाई 365,000 रुपीस। अब बताइए, इस स्ट्रीट की टिपिकल इनकम क्या है? जवाब सिर्फ एक नंबर में देना है। सब जोड़कर बराबर बांटिए तो आता है 100,000 रुपीस। लेकिन इस पूरी स्ट्रीट पर एक भी इंसान इतना नहीं कमाता। नंबर झूठ नहीं बोल रहा, फिर भी सच नहीं दिखा रहा। इसी दरार पर गेट सवाल बनाती है, कौन सा सेंटर कब ईमानदार है और कब वही सेंटर चुपचाप गुमराह कर देता है। मीन को फॉर्मूला से पहले हाथ से महसूस कीजिए। एक लकड़ी की पट्टी सोचिए जिस पर पैमाना छपा है और हर डेटा वैल्यू की जगह पर एक बराबर वजन का सिक्का रखा है। अब नीचे एक पतली कील खिसकाकर वो जगह ढूंढिए जहां पट्टी बिल्कुल सीधी ठहर जाए, न बाएं झुके न दाएं। वही जगह मीन है। यानी मीन हर वैल्यू की दूरी महसूस करता है। बाईं तरफ की कुल दूरी और दाईं तरफ की कुल दूरी ठीक बराबर हो जाती है। दूसरा तरीका भी यही कहता है, पूरा टोटल इकट्ठा कीजिए और सब में बराबर बांट दीजिए। ये बैलेंस पॉइंट वाली तस्वीर याद रखिए। इसी से आगे मीन की सबसे बड़ी कमजोरी खुलेगी। अब नंबर्स पर उतरते हैं। एक क्विज में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। इन्हें एक एक करके रखेंगे और साथ साथ टोटल जोड़ते जाएंगे। पहला 2 मार्क्स, रनिंग टोटल 2। दूसरा 4, टोटल हुआ 6। तीसरा फिर 4, टोटल हुआ 10। चौथा 6, टोटल हुआ 16 और आखिरी 9, पूरा टोटल 25। अब इन 25 मार्क्स को सब स्टूडेंट्स में बराबर बांट दीजिए। हर एक के हिस्से आते हैं 5। यही मीन है। गौर कीजिए, इस जोड़ में हर वैल्यू ने अपना पूरा वजन डाला, कोई वैल्यू नजरअंदाज नहीं हुई। यही मीन की ताकत है और थोड़ी देर में यही उसकी कमजोरी बनेगी। अब मीडियन यहां जोड़ना नहीं, सॉर्ट करना है। मार्क्स को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। 2, 4, 4, 6, 9। सॉर्ट किए बिना मीडियन निकालना सबसे आम गलती है। n है 5, यानी ऑड। ऑड लिस्ट में मीडियन वो वैल्यू है जो ठीक बीच की पोजीशन पर बैठी है। यहां तीसरी पोजीशन जिस पर है 4। मीडियन ने 9 को देखा जरूर, पर उसकी साइज से कोई मतलब नहीं रखा। उसे सिर्फ पोजीशन चाहिए थी। और अगर n इवन हो तब बीच में एक वैल्यू बचती ही नहीं। मान लीजिए लिस्ट है 3, 5, 8, 10। बीच वाली वैल्यूज हैं 5 और 8। मीडियन उनका एवरेज यानी 6.5, और ये वैल्यू डेटा में कहीं मौजूद ही नहीं है। आखिर में मोड, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई है। यहां 4 2 बार आया है और बाकी सब एक एक बार, इसलिए मोड है 4। मोड अकेला ऐसा मेजर है जो उन चीजों पर भी चलता है जिनका एवरेज निकाला ही नहीं जा सकता, जैसे फेवरेट कलर या ब्लड ग्रुप। इन तीनों को एक डेफिनेशन में बांध लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू अक्सर इन्हीं शब्दों पर बनते हैं। मीन है सारी वैल्यूज का टोटल डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं। ये हर वैल्यू की कीमत अपने अंदर खींच लेता है। मीडियन है सॉर्टेड लिस्ट की बीच वाली वैल्यू। ये सिर्फ पोजीशन देखता है, साइज नहीं। मोड है सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू। ये अकेला कैटेगरीज पर भी चलता है। और स्प्रेड की सबसे कच्ची माप है रेंज, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हमारे क्विज में 9-2 यानी 7। रेंज सिर्फ सिरों को देखती है और बीच का डेटा अनदेखा कर देती है। इनमें सिर्फ मीन हर वैल्यू से बंधा है। अब यही धागा खींचकर देखते हैं कि वो कहां टूटता है। अब एक एक्सपेरिमेंट, और इसे ध्यान से देखिए क्योंकि पूरे टॉपिक का दिल यही है। हम सबसे ऊपर वाली वैल्यू को धीरे धीरे दूर खिसकाते जाएंगे और बाकी वैल्यूज को छुएंगे तक नहीं। देखने के लिए सिर्फ मीन और मीडियन के कॉलम्स हैं। शुरुआत वहीं से 2, 4, 4, 6, 9। मीन 5, मीडियन 4। दोनों पास पास हैं।
अब सबसे ऊपर वाली वैल्यू को 9 से खींचकर 20 कर दीजिए। मीन उछलकर 7.2 हो गया और मीडियन वही 4 और खींचिए 100। मीन अब 23.2 यानी बाकी हर वैल्यू से ऊपर। मीडियन अब भी 4 और आखिरी बार इसे 1000 कर दीजिए। मीन पहुंच गया 203.2, ऐसी जगह जहां एक भी डेटा पॉइंट है ही नहीं। मीडियन फिर भी 4, वजह साफ है, मीन जोड़ पर टिका है, इसलिए किसी एक वैल्यू का हर बदलाव उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मीडियन सिर्फ बीच की पोजीशन देखता है और वो पोजीशन पूरे एक्सपेरिमेंट में एक बार भी नहीं बदली। इसीलिए आउटलायर वाले डेटा में मीडियन ज्यादा ईमानदार सेंटर है। इसी बात की तस्वीर देख लीजिए ताकि ये कभी न भूले। एक मैदान में लकड़ी के खंभों की सीधी कतार है, 9 खंभे, और ठीक बीच वाले खंभे पर एक लाल रिबन बंधा है, वही मीडियन है। अब सबसे आखिरी खंभे को खींचकर आसमान तक लंबा कर दीजिए। रिबन कहीं नहीं हिला क्योंकि खंभों की गिनती और क्रम वही का वही है, लेकिन उन्हीं खंभों की एवरेज ऊंचाई निकालिए तो वो आसमान की तरफ भाग जाएगी। यही असली फर्क है। मीन वैल्यूज की कीमत जोड़ता है, मीडियन सिर्फ उनकी कतार गिनता है। इसीलिए इनकम, हाउस प्राइस और वेटिंग टाइम की रिपोर्ट हमेशा मीडियन में की जाती है। अब मीन की इसी टोटल वाली आदत पर एक असली गेट सवाल, 2024 का क्वेश्चन 34, नैट टाइप। कहा गया है कि 50 डेटा पॉइंट्स का सैंपल एवरेज 40 है। पहला काम है एवरेज को वापस टोटल में बदलना, 50 इंटू 40 यानी 2000। अब एक नया डेटा पॉइंट जोड़ा गया है जिसकी वैल्यू है 142। नया टोटल हुआ 2142 और गिनती भी बदल गई। अब पॉइंट्स 50 नहीं 51 है, तो नया एवरेज है 2142 डिवाइडेड बाय 51, जो ठीक 42 निकलता है। यही ऑफिशियल आंसर है। एक शॉर्टकट भी देख लीजिए, नया एवरेज बराबर पुराना एवरेज प्लस नई वैल्यू और पुराने एवरेज का फर्क डिवाइडेड बाय नई गिनती। यहां 142 माइनस 40 है 102, और उसे 51 से बांटिए तो मिलता है 2, तो 40 प्लस 2 यानी 42। सबक, एवरेज को कभी सीधे एवरेज मत कीजिए, पहले टोटल में बदलिए। अब वो सवाल जो गेट बार बार पूछती है, मीन और मीडियन एक दूसरे से किस तरफ हटते हैं। एक्सेस खड़े करते हैं, नीचे वैल्यूज, ऊपर उनकी घनी भीड़। पैमाना देख लीजिए, बाईं तरफ छोटी वैल्यूज, दाईं तरफ बड़ी, और ये रही असली शेप, जैसी इनकम या वेटिंग टाइम में मिलती है। बाईं तरफ तेजी से चढ़ती है और दाईं तरफ एक लंबी पतली पूंछ छोड़ती है। इसे राइट स्क्यू या पॉजिटिव स्क्यू कहते हैं। अब तीनों सेंटर्स इसी कर्व पर रखते हैं। पहले मोड वही होता है जहां कर्व सबसे ऊंची है, यानी सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगह, यहां लगभग 0.78 पर। फिर मीडियन, जहां कर्व के नीचे का आधा एरिया बाईं तरफ हो और आधा दाईं तरफ, वो मोड से थोड़ा दाईं खिसक जाता है, यहां ठीक 1 पर। और आखिर में मीन सबसे दाईं तरफ लगभग 1.13 पर। वजह वही, उस लंबी पूंछ में बैठी बड़ी वैल्यूज मीन को अपनी तरफ खींच लेती है, जबकि मीडियन और मोड उन्हें गिनते तो हैं पर उनकी साइज से हिलते नहीं। एक लाइन में याद रखिए, मीन हमेशा पूंछ की तरफ भागता है। अब वो जगहें जहां मीडियन और मोड पर सीधे मार्क्स कटते हैं और तीनों बहुत मासूम दिखती हैं। पहली, इवन लिस्ट का मीडियन। गिनती इवन हो तो बीच में एक वैल्यू बचती ही नहीं, बीच वाली वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ता है और वो अक्सर डेटा में मौजूद ही नहीं होता। 3, 5, 8, 10 का मीडियन 6.5 है और 6.5 उस लिस्ट में कहीं नहीं है। दूसरी, मोड गायब भी हो सकता है। अगर हर वैल्यू बराबर बार आई है, जैसे 1, 2, 3, 4 में, तो कोई मोड है ही नहीं। और तीसरी, मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2, 2, 5, 7, 7 में 2 और 7 बराबर बार आए हैं, इसलिए यहां मोड्स 2 हैं।
और ऐसे डेटा को बाय मॉडल कहते हैं। एमएसक्यू में ठीक यही बारीकियां ऑप्शंस बनती हैं। अब स्क्यू की पूरी कहानी एक टेबल में, क्योंकि एमसीक्यू में यही एक लाइन में पूछा जाता है। देखना है शेप, तीनों सेंटर्स का क्रम और असली दुनिया का एग्जाम्पल। पहली रो, राइट स्क्यू, लंबी पूंछ दाईं तरफ, क्रम है मोड सबसे छोटा, फिर मीडियन और मीन सबसे बड़ा। इनकम और वेटिंग टाइम इसके सबसे आम एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी रो, सिमेट्रिक यानी बेल शेप, यहां तीनों सेंटर्स एक ही जगह बैठ जाते हैं। हाइट्स और मेजरमेंट एरर ऐसे ही होते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका सबसे साफ रूप है। और तीसरी रो, लेफ्ट स्क्यू, लंबी पूंछ बाईं तरफ, क्रम पूरा उल्टा, मीन सबसे छोटा, फिर मीडियन और मोड सबसे बड़ा। एक बहुत आसान एग्जाम के मार्क्स ऐसे ही दिखते हैं। पूरी टेबल एक वाक्य में, पूंछ जिस तरफ है मीन उसी तरफ भागता है और मीडियन बीच में बचाव करता रहता है। सेंटर अकेला पूरी कहानी कभी नहीं बताता। और इसकी तस्वीर ये है, दीवार पर दो एक जैसे डार्ट बोर्ड टंगे हैं। बाएं वाले पर सारे डार्ट्स एक छोटे गुच्छे में गड़े हैं, दाएं वाले पर उतने ही डार्ट्स पूरे बोर्ड पर बिखरे हैं। अब सिर्फ उनका औसत ठिकाना बताइए, तो दोनों का जवाब लगभग एक ही निकलेगा। लेकिन कोई भी देखने वाला एक सेकंड में कह देगा कि ये खिलाड़ी बिल्कुल अलग हैं। यही सेंटर की कमी है। इसलिए सेंटर के साथ हमेशा एक दूसरा नंबर चाहिए, स्प्रेड, यानी वैल्यूज अपने सेंटर से औसतन कितनी दूर बैठी हैं। इसे नंबर्स में देख लीजिए। यहां दो क्लासेस हैं और दोनों के मार्क्स का मीन बिल्कुल एक ही है। टेबल में मार्क्स, मीन और स्प्रेड तीनों साथ। क्लास आ में हर स्टूडेंट के मार्क्स एग्जैक्टली 5 हैं, मीन 5, स्प्रेड 0। कोई हलचल नहीं, हर कोई ठीक सेंटर पर। क्लास बी में मार्क्स हैं 0, 2, 5, 8 और 10, मीन यहां भी एग्जैक्टली 5 है, लेकिन स्प्रेड है लगभग 3.69, यानी वैल्यूज अपने सेंटर से औसतन करीब 3.7 दूर हैं। मीन ने दोनों क्लासेस को एक जैसा बता दिया, जबकि ये जमीन आसमान अलग हैं। इसीलिए गेट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पर अलग से सवाल बनाती है। तो स्प्रेड नापे कैसे? सीधा ख्याल, हर वैल्यू की मीन से दूरी निकालो और उनका एवरेज ले लो। इसे डेटा 2, 4, 6, 8, 10 पर करते हैं, टोटल 30, N5, इसलिए मीन है 6। अब हर वैल्यू की मीन से दूरी -4, -2, 0, +2, +4, और यहीं दिक्कत आ जाती है। इन दूरियों का जोड़ हमेशा एग्जैक्टली 0 निकलता है। ऊपर वाली दूरियां नीचे वाली को काट देती है, इसलिए सीधा एवरेज बेकार है। इलाज है हर दूरी को स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करते ही नेगेटिव साइन गायब हो जाता है और दूर बैठी वैल्यूज को ज्यादा वजन मिल जाता है। स्क्वायर्स हैं 16, 4, 0, 4, 16, जोड़ है 40। अब वो कांटा जिस पर गेट सबसे ज्यादा सवाल बनाती है। अगर ये पूरी पॉपुलेशन है तो 40 को n से डिवाइड कीजिए, यानी 5 से, पॉपुलेशन वेरिएंस 8 और उसका स्क्वायर रूट यानी स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 2.83। लेकिन अगर यही डेटा किसी बड़ी पॉपुलेशन से उठाया गया सैंपल है तो डिवाइड कीजिए n-1 से, यानी 4 से, सैंपल वेरिएंस 10, स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 3.16। ऊपर वाला 40, दोनों जगह एक ही है, सिर्फ डिवाइजर बदला और जवाब बदल गया। अब फॉर्मूला, पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। हर वैल्यू में से पॉपुलेशन मीन घटाइए, स्क्वायर कीजिए, जोड़िए और n से डिवाइड कीजिए। सैंपल वेरिएंस को s स्क्वायर लिखते हैं। वही काम, पर पॉपुलेशन मीन की जगह सैंपल मीन और डिवाइड n-1 से। इस n-1 को बेसल्स करेक्शन कहते हैं। वजह सीधी है, सैंपल मीन उसी डेटा से बना है जिसकी दूरियां हम नाप रहे हैं, इसलिए दूरियां जरूरत से थोड़ी छोटी निकल आती हैं और छोटा डिवाइजर उस कमी की भरपाई कर देता है।
इसीलिए n-1 वाला जवाब कभी छोटा नहीं आता। और कोड में यही फर्क DDoF कहलाता है। नम्पी का डिफॉल्ट पॉपुलेशन वाला है। सैंपल के लिए आपको DDoF साफ साफ 1 रखना पड़ता है। अब इस चैप्टर का सिग्नेचर ट्रैप, और यहां ज्यादातर स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलती लगभग हमेशा डिवाइजर की होती है। टेबल में देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइजर क्या बनेगा, जवाब क्या आएगा, और कोड में वो कैसा दिखता है। पहली रो क्वेश्चन में पॉपुलेशन लिखा हो या साफ कहा हो कि ये पूरा डेटा है, तो डिवाइजर है n, यहां 5 और वेरिएंस आता है 8। नम्पी में ये सादा NP-DOT वार है। दूसरी रो क्वेश्चन में सैंपल लिखा हो तो डिवाइजर है n-1, यहां 4 और वेरिएंस आता है 10। नम्पी में DDoF बराबर 1 देना जरूरी है, वरना नम्पी चुपचाप पॉपुलेशन वाला जवाब लौटा देगा। ये चुप्पी ही सबसे खतरनाक चीज है। तीसरी रो, अगर क्वेश्चन कोई शब्द दे ही ना तो गेट हमेशा देती है, इसलिए सवाल दोबारा पढ़िए। और चौथी रो, वो दूसरी गलती है जो और भी महंगी पड़ती है। Z स्कोर निकालते समय वेरिएंस से डिवाइड कर देना। Z हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड होता है, वेरिएंस से कभी नहीं। क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हो तो पहले स्क्वायर रूट लीजिए, तब डिवाइड कीजिए। इन दो डिविजर्स पर पकड़ बना लीजिए और इस टॉपिक के आधे सवाल अपने आप सही हो जाएंगे। अब इस चैप्टर का सबसे यूजफुल आइडिया। किसी ने कहा कि उसने 80 मार्क्स पाए। ये अच्छा है या बुरा? जब तक क्लास का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पता ना हो, इस नंबर का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए हम एक नया पैमाना बनाते हैं, और वो पैमाना ये लाइन है। इस लाइन पर लिखे नंबर्स मार्क्स नहीं हैं, ये स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं। बीच का 0 मीन है और हर कदम एक पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन। यहां -2 पर बैठी वैल्यू अपने मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे है। ऐसी वैल्यूज कम ही मिलती हैं। बीच वाली जगह यानी 0 बिल्कुल एवरेज है, वैल्यू ठीक मीन पर बैठी है। यहां 1 पर वैल्यू अपने मीन से 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है, अच्छी पर असाधारण नहीं। और यहां 2 पर वैल्यू अपने मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है, जो सच में असाधारण है। इस पैमाने पर बैठी वैल्यू का नाम है Z स्कोर, और इसका मतलब सिर्फ इतना है, ये वैल्यू अपने सेंटर से कितने सिग्मा दूर है। नेगेटिव Z का मतलब मीन से नीचे, पॉजिटिव का ऊपर, 0 का बिल्कुल एवरेज। Z स्कोर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके साथ यूनिट्स गायब हो जाती हैं। और इसकी तस्वीर यह है, बेंच पर 2 कांच के सिलेंडर खड़े हैं, एक नाटा और चौड़ा, दूसरा लंबा और पतला। दोनों पर अपने अपने निशानों की सीढ़ी बनी है और दोनों में तरल ठीक उसी नंबर के निशान तक भरा है। असली मात्रा दोनों में बिल्कुल अलग है, फिर भी अपने अपने पैमाने पर दोनों एक ही जगह खड़े हैं। Z स्कोर यही करता है, मीन घटाकर सेंटर को 0 पर लाता है और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करके पैमाने को एक जैसा बना देता है। इसके बाद हाइट हो, वेट हो, मार्क्स हो या सैलरी, सब एक ही भाषा बोलने लगते हैं। फॉर्मूला सीधा है, Z बराबर x माइनस मीन पूरे पर स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले मीन घटाइए ताकि सेंटर खिसककर 0 पर आ जाए, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कीजिए ताकि पैमाना स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाए। पूरे डेटा पर यही करने को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अब एक ही इंसान को अलग अलग पैमानों पर नापते हैं। उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, जहां मीन 170 और स्टैंडर्ड डिविएशन 8, तो Z है 10 डिवाइडेड बाय 8 यानी 1.25। उसी इंसान का वेट है 90 किलोग्राम, जहां मीन 70 और स्टैंडर्ड डिविएशन 12, तो Z है 20 डिवाइडेड बाय 12 यानी लगभग 1.67। सेंटीमीटर और किलोग्राम की तुलना हो ही नहीं सकती थी, पर Z कहता है कि ये इंसान अपनी हाइट से ज्यादा अपने वेट में असाधारण है। और एक प्रॉपर्टी जो गेट सीधे पूछती है, पूरे डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, तो नए डेटा का मीन हमेशा एग्जैक्टली 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा एग्जैक्टली 1 हो जाता है। शेप चाहे कैसी भी हो, और यहां से एक धागा आगे जाता है।
अगर डेटा की शेप नॉर्मल है तो मॉड Z1 के अंदर लगभग 68% डेटा आता है और मॉड Z2 के अंदर लगभग 95%। यही नंबर्स नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल वाले वीडियो की जान है। अब एक असली गेट सवाल, 2024 का क्वेश्चन 27, MCQ 1 मार्क। इनकम के बारे में 4 नंबर्स दिए हैं, मिनिमम 46,000, मैक्सिमम 170,000, मीन 96,000, स्टैंडर्ड डिविएशन 21,000। पूछा है कि इनकम वैल्यू 106,000 की Z स्कोर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू क्या होगी। यही पहला फैसला है, इन 4 में से कौन से काम आएंगे। Z स्कोर की डेफिनेशन में सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम किसी और तरीके के लिए हैं। यहां वो सिर्फ ध्यान भटकाने रखे गए हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, ऊपर 106,000 माइनस 96,000 यानी 10,000, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 21,000। हिसाब से पहले अंदाजा लगाइए, वैल्यू अपने मीन से 10,000 ऊपर है और पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन 21,000 का, यानी वैल्यू आधे स्टैंडर्ड डिविएशन से थोड़ी ही ज्यादा दूर है। तो Z 0.5 के आसपास आना चाहिए। हिसाब से मिलता है 0.476, यानी ऑप्शन बी, और यही ऑफिशियल आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। 0.217 तब मिलता है जब 10,000 को स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह मिनिमम से डिवाइड कर दें, और 2.304 तब जब मीन घटाना ही भूल जाए। सबक, क्वेश्चन का हर नंबर इस्तेमाल होने के लिए नहीं होता। समेटते हैं, मीन बैलेंस पॉइंट है, हर वैल्यू उसे खींचती है, इसलिए एक अकेला आउटलायर उसे डेटा से बाहर तक ले जा सकता है। मीडियन सिर्फ बीच की पोजीशन देखता है, इसलिए शांत रहता है। मोड सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू है जो कैटेगरीज पर भी चलती है। राइट स्क्यू में क्रम है मोड, मीडियन, मीन हमेशा पूंछ की तरफ भागता है, और लेफ्ट स्क्यू में यह क्रम उल्टा हो जाता है। इवन लिस्ट में मीडियन बीच वाली वैल्यूज का एवरेज है जो डेटा में हो भी सकता है और नहीं भी। मोड गायब भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। पॉपुलेशन हो तो n से डिवाइड, सैंपल हो तो n-1 से गेट हमेशा साफ लिखती है। आपको बस वो शब्द पढ़ना है। और z बराबर x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, कभी वेरिएंस से नहीं। z यूनिट फ्री है, इसलिए किसी भी 2 पैमानों की तुलना करा देता है। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए।